हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम निशुल्क रूप से रोजाना आपको एक छोटे से 10 मिनट मिनट वे 15 मिनट के वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स कैसे मुख्य परीक्षा में अपडेट किया जाए, कैसे करंट अफेयर्स मुख्य परीक्षा में हम जोड़ सकते हैं, कौन कौन सी न्यूज काम की है, इस पर फोकस करवाते हैं। आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम ले लें और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा न्यूज कट है जिसमें लिखा हुआ है, मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत में वृद्धि दर के अनुमान 6.1% किया। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। पहले हमें ये पता हो कि ये चीज क्या है। देखिए, हमारा भारत जो है वो एक बहुत बड़ा देश है, जहां पर एक जीडीपी होता है, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। हर देश का होता है सकल घरेलू उत्पाद। तो इस सकल घरेलू उत्पाद का पहले से अलग अलग अनुमान लगाया जाता है कि इस साल भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी होगी। अभी वर्तमान में पूरे विश्व के जितने भी देश हैं वहां लगभग 3% वृद्धि हो रही है। लगभग 3% से ज्यादा कोई वृद्धि नहीं कर रहा। लेकिन भारत जो है वो पिछले 2-3 साल नहीं, 5-7 सालों से लगातार ग्रोथ को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहा है। 2023 में भी भारत की जो वृद्धि दर थी वो 8.2 रही। 2024 में भी हमारी वृद्धि दर अच्छी रही 6.5 के आसपास। और 2025 में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में कितना वृद्धि दर होगा। और ये अलग अलग एजेंसीज अलग अलग अनुमान लगाती है, उनमें भारत सरकार भी शामिल होती है। भारत सरकार भी अनुमान लगाती है, हमारा आरबीआई भी अनुमान लगाता है, वर्ल्ड बैंक भी लगाता है, आईएमएफ भी लगाता है और अलग अलग संस्थाएं भी लगाती हैं। इस न्यूज में यहाँ एक एजेंसी का नाम लिया गया, मूडीज। ये कहती है कि वित्त सेवा कंपनी मूडीज एनालिटिक्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.1 कर दिया है। ये क्यों किया? उसने कहा कि अमेरिका ने जो शुल्क लगाया है उससे भारत का जो व्यापार है वो प्रभावित होगा और उससे भारत की जो टोटल ग्रोथ है वो प्रभावित होगी, ऐसा इस न्यूज का कहना है। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कहाँ यूज होगा। देखिए, हमारे सिलेबस में जो इकोनॉमिक्स दिया हुआ है वहां भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता दी हुई है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जब हम विशेषता बताते हैं तो विशेषता वो होती है जो सबसे अलग हो। जैसे मेरी आंखें ब्राउन है तो ये मेरी क्या हो गई? विशेषता। मैं 6 फीट की हाइट का हूं, सब लोग 5 होते हैं, मैं 6 हूं, तो ये हो गई मेरी विशेषता। तो ये विशेषताओं में हम एक विशेषता लिखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार ग्रोथ दिखा रही है। तो हम वहां 3-4 साल का उदाहरण देंगे कि 2023 में इतना, 24 में इतना, 25 में इतना होने का अनुमान। तो ये अनुमान में आपको काम में आएगा। बाकी इन सब जगह राष्ट्रीय आय में ये काम में आ जाएगा। फिर ये भारत में औद्योगिक नीति और विकास में ये आपको काम में आएगा। फिर दूसरी यूनिट में जो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, यहाँ आपको ये काम में आएगा। ये बहुत जगह काम में आने वाली न्यूज है। अब हम देख लेते हैं कि भारत की जो वृद्धि दर है वो कितनी, किसने अनुमान लगाई है। भारत में मूडीज ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी वृद्धि अनुमान को घटाकर 6.1% कर दिया। उसके हिसाब से 2025 में वृद्धि दर पहले उसका कहना था कि 6.4 रहेगी और अब जब अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगा दिए, कुछ शुल्क लगा दिया है, तो 6.1% पर आकर रुकेगी हमारी वृद्धि दर। ऐसे ही आईएमएफ भी कह रहा है। आईएमएफ ने कहा कि भारत में जो है वो वृद्धि दर 6.5 रहेगी। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 6.5 रहेगी। क्रिसिल रेटिंग्स नाम की एक संस्था है जिसने कहा कि भारत में वृद्धि दर 6.8 रहेगी। भारत का जो आरबीआई है वो कहता है कि पिछले साल हमारी वृद्धि दर 7.2 रहने का अनुमान था, अब हमारी वृद्धि दर जो है वो 6.5 रहने का अनुमान है। लेकिन पहले इसने कहा था कि हमारी वृद्धि दर 6.7 रहेगी, जिसे उसने खुद ने घटा करके 6.5% कर दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई ने भारत में वृद्धि दर रहने का अनुमान कितना लगाया है तो आंसर होगा 6.5। आगे बढ़ते हैं। आईसीएआर ये एक इंटरनेशनल संस्था है, ये कहती है कि भारत में वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान है।
आर्थिक समीक्षा जो भारत सरकार छापती है, भारत सरकार का जो सरकारी कागज है, उसके हिसाब से 2024-25 का जो हमारा ग्रोथ था वो 6.7% से लेकर 7% होना था और आगे भी इसी गति से बढ़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि 2023-24 में हमारा वृद्धि दर रहा कितना। 2023-24 में भारत 8.2% की ग्रोथ दिखाया था, जबकि 2024-25 जो कि खत्म हो चुका है 30 मार्च 2025 को, तो 30 मार्च 2025 तक हमारी एक्चुअल जो ग्रोथ थी वो 6.4 रही थी। आगे हमारी जो ग्रोथ है वो 6.5 रहने का अनुमान है, ऐसा हमारा आर्थिक समीक्षा कहता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो हमने क्या किया, अभी हमारे भारत की जो वृद्धि दर है, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो अलग अलग एजेंसियां कौन कितना बताता है इस आधार पर कैलकुलेशन किया और हमने सीख लिया। ये हमने उसके आधार पर सीखा हुआ है कि भाई वर्ल्ड बैंक ने हमारा वृद्धि अनुमान इतना कहा, फलाने ने इतना कहा, और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कहाँ यूज करना है ये भी आपको समझ में आ गया। आज हम एक छोटी सी न्यूज और डिस्कस करने वाले हैं। न्यूज है वायु प्रदूषण से अम्लीय और क्षारीय बरसात। अभी आप सबको पता है हमारे सिलेबस में प्रदूषण और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। यहाँ पर जो आपका जियोग्राफी का पेपर है उसके फोर्थ यूनिट का जो दूसरा लाइन है वहां देखो, पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी भूमि प्रदूषण, रोकथाम नियंत्रण उपाय। यहाँ पर ये न्यूज खूब काम में आने वाली है। यहाँ न्यूज क्या छपी हुई है भैया, ये पढ़ लो एक बार। वायु प्रदूषण से अम्लीय और क्षारीय वर्षा का खतरा, ये एक न्यूज है। और इस न्यूज की डीप में हम चलते हैं। न्यूज की डीप में जब आप जाओगे तो यहाँ लिखा है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण भारत के कुछ जगहों के नाम लिए गए, जैसे सब अभी पढ़ने में नहीं आ रही होगी, शायद जूम हो गई है, मतलब थोड़ी ब्लर हो रही है। मैंने इसमें से जो काम का कंटेंट है वो छांट कर लिख दिया, आप सीधे इसे पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, वायु प्रदूषण से अम्लीय और क्षारीय बारिश कहां पर, विशाखापट्टनम, इलाहाबाद और मोहनबाड़ी असम। इलाहाबाद यूपी में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो यह हमें याद है, यहाँ पर जैसे शहरों में वायु प्रदूषण से बारिश के अम्लीय होने का अनुमान है, या जो बरसात होगी वो अम्लीय स्वरूप धारण कर लेगी, उसका पीएच मान जो है वो अलग चेंज हो जाएगा। जबकि राजस्थान के थार में जो धूल उड़ती है, थार में धूल के कारण जोधपुर, पुणे और श्रीनगर, इन शहरों में बारिश से क्षारीय बरसात होने का अनुमान है। अर्थात हमारे यहाँ जो बारिश, देखो पानी जो होता है, पानी का जो पीएच मान है, पानी का पीएच मान जो है वो हमेशा 7 होता है, जो उदासीन प्रकृति का होता है। 7 को हम उदासीन कहते हैं। 7 से जब कम आते हैं तो अम्लीय, और ज्यादा जाते हैं तो क्षारीय हो जाता है। हमारी धरती पर जो पानी गिरे वो 7 का होना चाहिए, ताकि हर चीज स्वस्थ रहे, हम उसका उपयोग करें, बीमारियां ना फैले। लेकिन जब वो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति धारण कर लेता है तो ताजमहल के ऊपरी रंग को पीला कर देता है, और बहुत सारे जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी फसलें हैं, उनको नष्ट कर देता है। यहाँ आ जाओ, भारत के 10 शहरों में बारिश के विश्लेषण किए गए, और पीएच मान का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। भारतीय मौसम विभाग और आईआईटी पुणे ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहते हैं, ने बताया कि बारिश का पीएच मान बदल रहा है। वो कहते हैं कि 2024 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट AIQ एयर के हिसाब से भारत में वायु प्रदूषण बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, जिससे बारिश जो है वो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति धारण करके भारत की फसलों को, जमीन को नुकसान पहुंचाएगी। धीरे धीरे बंजरता बढ़ती जाएगी। ये खत्म हो गई बात। अब मैं दूसरे अलग से एक और थ्योरी की बात कर रहा हूँ। 2024 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसमें कहा गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा 5वां प्रदूषित शहर है। ये आपको याद होना चाहिए। वायु प्रदूषण में आप लिखेंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा 5वां वायु प्रदूषित शहर है या दुनिया का देश है।
भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषण मेघालय के बर्निहाट घाट पर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। याद रखना, विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भी भारत में पाया जाता है वायु प्रदूषण की दृष्टि से। देखो, आप लोगों के मन में दिल्ली चल रहा होगा, दिल्ली ओवरऑल प्रदूषण में प्रथम स्थान पे है, जबकि हम केवल वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं। तो वायु प्रदूषण में जो है वो मेघालय का बर्निहाट जो शहर है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। नई दिल्ली जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी या दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी मानी गई है। वायु प्रदूषण के लिए WHO के अनुसार जो pH2 है उसका मान या जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो 2.5 UG पर मीटर क्यूब में होने चाहिए, जबकि भारत में इनकी वैल्यू 50 पहुंच गई है। सोचो, जहां वैल्यू 2.5 होनी चाहिए थी वहां भारत में 50 पहुंच गई। जो कार्बनिक कण है उनकी, तो प्रदूषण का स्तर कितना बेकार हो गया होगा ये समझ सकते हैं। सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट मेघालय जो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। बेगूसराय बिहार का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। ग्रेटर नोएडा यूपी तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। दिल्ली भारत में 8वें स्थान पर है, जबकि ये सबसे गंभीर श्रेणी में आता है। वायु प्रदूषण में भारत के जीवन प्रत्याशा को 5.2 वर्ष कम कर दिया है। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी जो जीवन प्रत्याशा है 70-72 साल, अगर भारत में यही वायु प्रदूषण रहेगा तो हर इंसान की उम्र 5 साल कम हो जाएगी, ऐसा हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है। या हो चुका है, ये भारत में होने नहीं वाला है, ये हो चुका है, जो हमारे देश में प्रदूषण की गंभीरता को प्रेजेंट करता है। मुझे आशा है कि इस न्यूज से आपने दो अलग, एक और इकोनॉमिक्स और एक तरफ जियोग्राफी के अलग अलग आंकड़ों को संभाल कर अपने कंटेंट में एड ऑन कर लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इन न्यूज से खूब अच्छा मजा आता होगा आपको, आप अपने आंकड़ों को अपडेट करते होंगे। खैर, मुझे ये पता है कि आप लोग कमेंट करने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, आपको कोई मतलब नहीं है कि शेयर करना है या नहीं करना है। हमने एक आंसर राइटिंग क्लास भी शुरू की है। ये जो आंसर राइटिंग क्लास है इसमें शुरू के 100 स्टूडेंट को केवल 100 रुपए में, बाद के स्टूडेंट का फीस बाद वाले जाने, लेकिन शुरू के 100 स्टूडेंट को, क्योंकि मेरी इच्छा निःशुल्क रूप से प्रदान करने की थी, आप लोग निःशुल्क की वैल्यू नहीं करते, इसलिए 100 रुपए फीस रखी गई है। इस 100 रुपए फीस में आप सभी को 40 दिन तक लगातार एक विशेष पैटर्न पर रोज टेस्ट लेते हुए सिलेबस की 40 यूनिट में टेस्ट राइटिंग प्रैक्टिस के साथ जो फॉर्मेटिंग होती है क्वेश्चन की वो करवाई जाएगी, और साथ में करंट अफेयर्स एड कैसे करना है, कितना करना है, कहां कहां कर सकते हैं, ये भी सिखाया जाएगा। चलिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। सब लोग खुश रहें। थैंक यू।